हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस के बाद डेटाबेस में जो एक टेबल यूज़ हो रहे होते हैं उनका क्या कंसेप्ट है, उनकी वर्किंग क्या है, और इन चीज़ों के ऊपर हम उनका थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उन पे फोकस करेंगे ताकि हमारा एक बेस बन सके अपने एडवांस लेक्चर्स की तरफ जाने के लिए। और हम स्टेप बाय स्टेप जो है डेटाबेस सिस्टम के क्लोज से क्लोज होते चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम प्रैक्टिकल वर्क को भी साथ लेके चलने लगेंगे इस थ्योरेटिकल वर्क के, ताकि हम साथ साथ चीज़ों को सीखते चले जाएं। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और बाकी सारी बातें लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने स्टार्टिंग के अंदर बस ये देखा कि डाटा होता क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, मेटा डाटा क्या है, जिससे हमारी एक बेस बन गई। क्योंकि सारा काम जो हम करने जा रहे हैं, डाटा होगा तो ही आप उसको सेव करने की बात करोगे ना, उसको इन्फॉर्मेशन बनाने की बात करोगे, उसके रेलेवेंट मेटा डाटा होगा। फिर जब डाटा था तो उसकी इन्फॉर्मेशन बनाई, मेटा डाटा बनाया, और साथ ही साथ हमने आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में देखा कि इस डाटा को आज से पहले, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने से पहले किस तरीके से सेव किया जाता था, कैसे मैनेज किया जाता था, और उसके अंदर हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को स्टडी किया और साथ ही साथ हमने उसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखे। और आज हम जो आपके पास लेटेस्ट तरीका है डेटाबेस का, उस पे आ गए, और उसके अंदर क्योंकि डेटाबेस डिपेंड होती है टेबल पे और टेबल एक फंडामेंटल पार्ट है डेटाबेस का, तो आज हम डेटाबेस और उसकी टेबल के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड डाटा स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट वे। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड डाटा स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट वे। अब इसके अंदर जो मैन पॉइंट्स हैं, मैं उनके ऊपर सेपरेटली हर किसी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। इसमें पहली बात ये की गई है कि कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, वेल ऑर्गेनाइज से हमारी यहाँ पे क्या मुराद है, हम इसको देखेंगे। फिर दूसरा वर्ड हमने कहा कि एंड रिलेटेड डाटा, तो रिलेटेड डाटा यहाँ पर क्या है। फिर तीसरे नंबर पे हमने कहा कॉम्पैक्ट वे, तो इसका क्या मतलब है। जब हम इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन को देखेंगे तो हमें ओवरऑल डेटाबेस की जो डेफिनेशन है ये हमें क्लियर हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि डेटाबेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है या ऑप्शंस प्रोवाइड करती है कि आप डाटा को इस तरीके से अरेंज करके रखो कि कल जब दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको ईजीली एक्सेस कर सको, उसको आसानी से उस डेटाबेस में से निकाल सको। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख बंदों का भी रिकॉर्ड है तो उस 1 लाख में से किसी एक को ढूंढने को कहा जाए तो उस एक को ढूंढने में मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगे। ये 1 लाख में से एक बंदा ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आपने डाटा को ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया होता है कि उसके अंदर कोई इतना टाइम ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा होता। तो ये ऑप्शन आपको कौन देता है? ये डेटाबेस सिस्टम जो है, डेटाबेस जो है, ये आपको डाटा ऑर्गेनाइज ही इस तरीके से करवाती है। ये ऑप्शन आपको डेटाबेस देती है कि आप डाटा ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि कल जब ढूंढना पड़े तो आप उसको इजीली ढूंढ लो। दूसरे नंबर पे हमने कहा रिलेटेड डाटा, तो इसमें रिलेटेड का क्या क्या मतलब है। रिलेटेड मीन्स वन database contains the data about a particular organization and its things। यानी कि आप अगर एक डेटाबेस बना रहे हो तो वो डेटाबेस जो है वो रेलेवेंट चीज़ों के बारे में ही इंफॉर्मेशन रखेगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक नीचे एग्जांपल लिखी हुई भी है कि मैं अगर एक डेटाबेस बनाता हूँ कॉलेज के लिए, तो वो कॉलेज के रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, अच्छा इसके अलावा फ़ी है यानी कि फ़ी का रिकॉर्ड, इसके अलावा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रिकॉर्ड है, आपके जो और कोई एक्सपेंस होते हैं उस कॉलेज के रेलेवेंट उसका रिकॉर्ड होगा, एंड मैनी मोर। मतलब द पॉइंट इसके जो भी चीज़ें होंगी कॉलेज की डेटाबेस में वो कॉलेज के रेलेवेंट ही होंगी ना। आप कॉलेज की डेटाबेस में किसी दूसरे कॉलेज का रिकॉर्ड तो शायद नहीं रखोगे, या फिर उस कॉलेज की डेटाबेस के अंदर कॉलेज के बाहर मौजूद किसी दुकान के स्टॉक का रिकॉर्ड तो नहीं रखोगे। डेफिनेटली कॉलेज की डेटाबेस है तो कॉलेज के रेलेवेंट डाटा को मेंटेन करने के लिए ही उसमें सारे के सारे टेबल्स होंगे। तो रिलेटेड का मतलब यही है कि रिलेटेड का मतलब ये है कि एक डेटाबेस किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही सारा का सारा डाटा रखने के लिए इस्तेमाल होती है। एक डेटाबेस के अंदर जो जितना भी डाटा होता है वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ रेलेवेंट होता है। नॉन रेलेवेंट डाटा कभी भी एक डेटाबेस में नहीं आता। ठीक हो गया। इसके बाद कॉम्पैक्ट वे। कॉम्पैक्ट वे का क्या मतलब है, जो हमने लास्ट पे अपनी डेफिनेशन के वर्ड यूज किया, कॉम्पैक्ट वे। कॉम्पैक्ट वे मींस स्टोरिंग डाटा इन अ वे व्हिच अवॉइड द एक्सेस यूजेज ऑफ मेमोरी
एंड यूजेज एंड डाटा ऑफ डाटा डुप्लीकेशन। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने यूजेज ऑफ मेमोरी यूजेज 2 दफ़ा लिख दिया, सिंपली मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा था एक्सेस यूजेज ऑफ मेमोरी एंड डाटा डुप्लीकेशन। तो होता क्या है कि कॉम्पैक्ट वे में यानी कि डाटा को इस तरीके से सेव किया जाए कि डाटा गैर ज़रूरी तौर पे आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मेमोरी इस्तेमाल ना कर रहा हो और डाटा की डुप्लीकेशन ना हो रही हो। अब जब डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली डाटा मेमोरी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कम से कम जगह में और कम से कम रिपीट करते हुए सेव करने का जो ऑप्शन है वो आपको डाटाबेस दे रही होती है। कॉम्पैक्ट वे का ये मतलब यही है। अब इन तीनों डेफिनेशंस जो मैंने तीनों वर्ड्स ऑर्गेनाइज, रिलेटेड और कॉम्पैक्ट वे को डिफाइन करके आपको बता दिया है, अगर आप इसके बाद आप दोबारा से जाके पहले वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज एंड रिलेटेड डाटा स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट वे का मतलब ये है कि डाटाबेस जो है एक ऐसी अप्रोच है जो कि किसी भी डाटा को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके, रिलेटेड डाटा को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके बड़े कॉम्पैक्ट वे में रखने के लिए यूज़ होने वाली एक प्रोडक्ट है जिसका नाम डाटाबेस है। और अब यहाँ पर कॉम्पैक्ट वे का क्या मतलब है, रिलेटेड का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, आपको पता है, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब नोट में नीचे एक बात लिखी हुई है कि डाटाबेस सिस्टम विच यूज टेबल्स टू स्टोर डाटा आर नाउन एज रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। यानी कि डाटाबेस सिस्टम तो है ही, लेकिन पर्टिकुलरली जो डाटाबेस सिस्टम अपना डाटा स्टोर करने के लिए फर्दर आगे जाके टेबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे डाटाबेस सिस्टम को हम रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम कहते हैं। ये बात खास तौर पे मेंशन क्यों की गई, क्योंकि कुछ डाटाबेस सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो कि टेबल इस्तेमाल नहीं करते, ऑल दो कि मेजॉरिटी डाटाबेस सिस्टम और हम जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे टेबल्स के ऊपर ही बेस करने वाले होंगे। अच्छा, तो जो टेबल्स को इस्तेमाल करने वाले डाटाबेस सिस्टम होते हैं उनको हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। और इनको रिलेशनल डाटाबेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि डाटाबेस की लैंग्वेज में, डाटाबेस की टर्मिनोलॉजी में एक टेबल को एक रिलेशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं और टेबल्स पे आ जाते हैं। तो टेबल क्या है? टेबल इज द फंडामेंटल थिंग इन द डाटाबेस सिस्टम। द पर्पस ऑफ द टेबल इज टू स्टोरिंग द डाटा। यानी कि अभी तक हम जो बात करते आ रहे थे कि हम डाटाबेस में डाटा सेव करते हैं, डाटाबेस में डाटा सेव करते हैं, तो डाटाबेस में डायरेक्ट डाटा सेव नहीं हो जाता। डाटाबेस में आगे फर्दर टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स के अंदर जाके डाटा सेव हो रहा होता है। तो एक्चुअली डाटा सेविंग सारी की सारी किसी भी पर्टिकुलर डाटाबेस में आगे मौजूद टेबल्स के अंदर जाके डाटा सेविंग का काम हो रहा होता है। इसलिए टेबल जो है वो बेसिकली बुनियादी चीज़ है किसी भी डाटाबेस के अंदर। Table is the format in which we arrange the data in the form of rows and columns, and we also use this on our notebooks to note down records। मतलब आप कॉमनली देख लें, अगर आपके पास 8-10 बंडों के कोई रिकॉर्ड आपने लिखने हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और आप उसके अंदर वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है अरेंज वे में लिखते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली टेबल क्या है, एक फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट की बेस के ऊपर एक टेबल का कंसेप्ट आपके डाटाबेस में भी डाल दिया गया है और उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए हम टेबल डाटाबेस में भी बनाते हैं और डाटा को भी सेव करते हैं, जो कि आगे जाकर आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ आने वाला है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली जो है कि इन द टेबल ऑफ द डाटाबेस वन रो रेफर्स टू वन रिकॉर्ड विच इज़ आल्सो नोन एज टपल। यानी कि जब आप टेबल में डाटा सेव कर रहे होंगे तो आप एक रिकॉर्ड को एक रो में सेव करेंगे और दूसरे रिकॉर्ड को दूसरी रो में, तीसरे रिकॉर्ड को तीसरी रो में। तो इससे मुराद क्या हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि डाटाबेस में एक रो एक रिकॉर्ड को, एक कंप्लीट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और साथ ही साथ उस एक रिकॉर्ड को, कंप्लीट रिकॉर्ड को डाटाबेस में टपल का नाम दिया जाता है। तो रिकॉर्ड, रो या टपल, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं और एक रिकॉर्ड या फिर रो या फिर टपल जो होता है ये कलेक्शन होता है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जो बातें हमने कही हैं, मुझे पता है कि शायद इनको पढ़ने के बाद आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए होंगे, होना भी बनता है क्योंकि हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख रहे हैं, इमेजिनेटिव कुछ भी सामने नहीं है, कुछ इमेज नहीं हमारे सामने बन रही। तो थोड़ा सा इसकी विजुलाइज करते हैं और इसको थोड़ा सा डायग्राम्स की शक्ल में और रियल टेबल बना के तो देखते हैं। नेक्स्ट के ऊपर अगर आप आ जाएँ स्लाइड के ऊपर तो देखें यहाँ पर क्या है, एक टेबल मैंने बनाया है। इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं? 4 रोज़ हैं। कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स है, यानी कि 4 बाय 4 का एक टेबल है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, जो एक रो है उसके अंदर पहली रो को मैं पढ़ता हूँ, एक कोई आईडी है और आईडी क्या है, आईडी नंबर 1 और उस बंदे का नाम क्या है, जॉन, और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 8th क्लास में, और उसका ईमेल क्या है, john@gmail.com। इसी तरीके से टेबल के अंदर दूसरा रिकॉर्ड है डैनी और वो 10th क्लास में पढ़ता है और उसका danny@gmail.com। रिचा
7th richa@gmail.com एंड 4th के ऊपर है टीना, और टीना का क्लास है 6th और tina@example.com। तो ये एक पूरा टेबल है जिसके अंदर आपके पास 4 लोगों का रिकॉर्ड सेफ है। डेटाबेस में भी इसी तरीके से टेबल्स बनाए जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं, जो चीज़ें हम जिन बातों को डिस्कस करते आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे, लेकिन इमेजेस की शक्ल में। तो यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो मैंने पूरा का पूरा पहली रो को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब इस पहली पूरी रो को हम एक रो कहेंगे, या फिर एक रिकॉर्ड कहेंगे, या फिर एक टपल कहेंगे। रो तो टेबल के फॉर्मेट के सेंस में ज़ाहिर है लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो रो ही कहलाएगी, लेकिन एक रो हमारे डेटाबेस में एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक रिकॉर्ड को आप अमूमन टपल का भी नाम देते हो। आप रो, रिकॉर्ड, टपल कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं और आपके सामने कोई टपल वर्ड यूज़ कर लेता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रो को ही रिकॉर्ड कहा जाता है और रिकॉर्ड को ही टपल कहा जाता है। अब हम इससे आगे जाते हैं तो ये देखें, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, यानी कि पूरे एक रो में, एक रिकॉर्ड में, एक टपल में एक एट्रीब्यूट जो है किसी एक सेल को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर नेम के अंदर जाकर जॉन एक एट्रीब्यूट कहलाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब एक सेल भी आप कह सकते हो, एक एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। द पॉइंट इज कि आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट मिलकर तो आपका एक रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका एट्रीब्यूट नंबर 1, एट्रीब्यूट नंबर 2 जिसमें जॉन लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट नंबर 3 जिसमें 8 लिखा हुआ है, और एट्रीब्यूट नंबर 4 जिसमें john@gmail.com लिखा हुआ है। तो ये टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 के मिलने से एक रो तैयार होती है, और उस एक रो को हम एक रिकॉर्ड भी कह रहे होते हैं, और एक रिकॉर्ड को हम एक टपल भी कह सकते हैं। तो एक रो जो है उसके अंदर बेसिकली कितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, 4। अगर हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो हो कि सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हो सकता है कि 3 हो सकता है कि 30 भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, आपके जितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज के कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो एक रिकॉर्ड बनता है, ठीक हो गया। अब हम इससे आगे जाकर इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। एट्रीब्यूट से डेटाबेस तक का सफ़र किस तरीके से तय होता है। जब आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलाते हो तो उनसे एक रो, या फिर आप एक कह लो कि रिकॉर्ड, या फिर आप कह लो कि एक टपल, ये तैयार होता है। और फिर जब बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स के मिलने से एक टेबल तैयार होता है, और जब बहुत सारे टेबल्स मिलते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं, तो उनके मिलने से आपकी एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार हो जाती है। अब मैं दोबारा से एक स्टेप पीछे जाता हूं, तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएं तो ये क्या दिखाया गया रहा है कि ये 4 एट्रीब्यूट के मिलने से एक टपल तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हैं कि ये 4 एट्रीब्यूट्स के मिलने से एक टपल तैयार हो रहा है। तो हमने ये बात जो कही थी कि कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स इज अ रिकॉर्ड, अ टपल और रो, तो ये देखें बात सच हो गई। और उसके बाद हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज अ टेबल, तो देखें हमारे पास 4 रिकॉर्ड थे तो तभी तो एक टेबल बन पाया। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज अ टेबल, तो ये एक टेबल है जो कि किसी स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहा है। लेकिन डाटाबेस में ऐसे कई टेबल होते हैं। जब आप कॉलेज की डाटाबेस बनाएंगे तो खाली स्टूडेंट का एक टेबल नहीं होगा, ऐसा ही एक टेबल टीचर का भी होगा, ऐसा एक टेबल फ़ी का भी होगा जो कि स्टूडेंट की फ़ी का रिकॉर्ड सेफ रखा होगा, ऐसे एक टेबल एडमिनिस्ट्रेशन का भी होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले तमाम लोगों का रिकॉर्ड सेफ रख रहा होगा। तो इस बात को मैंने शॉर्ट में ये लिखा है कि एट्रीब्यूट्स मिलते हैं तो उन एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के मिलने से एक रिकॉर्ड बन जाता है, बहुत सारे रिकॉर्ड के मिलने से एक टेबल बन जाता है, और बहुत सारे टेबल्स के मिलने से एक कंप्लीट डाटाबेस बन जाती है। ये पूरा का पूरा सफ़र होता है एट्रीब्यूट से लेकर डाटाबेस तक का। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इसके अंदर एक बात और बताऊं, ये सारा का सारा डाटा है। अब इसके अंदर मेटा डाटा कहाँ है, सोचने वाली बात है ना। हमने ये कहा था कि कोई डाटा है और डाटा के साथ जनाब अली मेटा डाटा भी होता है। अगर हम इसको प्रोसेस कर लें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जनाब अली कि मुझे किसी कॉलेज, जिस कॉलेज की डाटाबेस है उस कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेस चाहिए, मैं ये लिख के सर्च करता हूँ तो मेरा सर्च सिस्टम क्या करेगा कि मुझे स्टूडेंट्स के टेबल में से ये चारों के चारों ईमेल एड्रेस उठा के दे देगा। तो मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें मुझे मिल गई हैं, तो वो मुझे, मैं ये कहूँगा कि मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और वो कैसे मिली, इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद मिली, तो वो क्या कहलाएगी, इन्फॉर्मेशन। मैं पहले लेक्चर से रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। अच्छा, डाटा की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल मैंने दे दी। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था, मेटा डाटा, वो कहाँ पर है। तो जब आप ये टेबल बना रहे होंगे,
मीन्स ये कि जब हम प्रैक्टिकली डेटाबेस में ये टेबल बनाएंगे जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम, उसकी क्लास और उसकी ईमेल सेव कर रहा होगा, तो उस वक्त उसको बनाते हुए हम बताएंगे कि आईडी की डाटा टाइप इंटीजर रख दो, नाम की डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग रख दो और उसकी इतने लेंथ होनी चाहिए कि वो इतने कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सके, क्लास की डाटा टाइप स्ट्रिंग रख दो, ईमेल की डाटा टाइप स्ट्रिंग रख दो। ये सारी की सारी चीज़ें हम उस वक्त बताएंगे। तो वो जो हम बनाते हुए बताते हैं वो बेसिकली मेटा डाटा होता है। तो वो मैंने, आप ये मत बिल्कुल सोचिएगा कि मैंने आपको बस ज़बानी कलामी बता दिया और बात खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में जो टेबल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रैक्टिकली बना कर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। और डोंट वरी, अगर आप परेशान हो रहे हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नहीं है तो आप लेक्चर कैसे फॉलो कर पाएंगे, तो उस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे जाके इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से आपने इस लेक्चर को फॉलो करना है। वो तो आपको साथ साथ लेक्चर में नजर आ ही जाएगा। डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग और फिर प्रैक्टिकली एक टेबल बनाने तक का सारा काम हम MS SQL सर्वर में नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोज़ लाने की, और मोटिवेशन के साथ साथ काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलती है। दिल भी खुश होता है कि यार हम एफर्ट कर रहे हैं तो एफर्ट का जो है रिवार्ड हमें मिल रहा है, कि लोग खुश भी हो रहे हैं और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल का लिंक नीचे गिवन है, आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से भी इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। अगर आपको ये स्लाइड्स डाउनलोड करनी है तो स्लाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।